पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कह रहा है आपको सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कह रहा है महाधिवक्ता और ऑप्शन डी कह रहा है आपको प्रधानमंत्री। ठीक है ना। तो देखिए, तो मौलिक अधिकार के जो अभिरक्षक है हमारे भारत में वह सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न आएगा कि मौलिक अधिकार हम कहते हैं किसको। ठीक है ना। तो देखिए, लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। और भारतीय नागरिकों को क्या है कि आपको मूल में 7 प्रकार के क्या किए गए थे कि आपको मौलिक अधिकार जो थे दिए गए थे। और वर्तमान में आपको 6 प्रकार के क्या है कि मौलिक अधिकार जो है वो आपको भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो हमारे भारत में ये जो मौलिक अधिकार है वो आपको अमेरिका से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? अमेरिका से। मतलब कि भारत में मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया तो हम क्या कहेंगे? तो आपको अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे तरीका से क्या करना है? समझना है। तो आइए इसी सब मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना। और आप लोग बारीकी से इसे देखेंगे, जो चीज अच्छा लगे उसे नोट करते भी चलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक हो जाएगा आपको मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। इसी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना। यानी कि FR बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? FR यानी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि सर ये जो मौलिक अधिकार है क्या है। तो हम सीधे कहेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो आपको अधिकार दिए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, भारतीय नागरिकों को शुरू में क्या था कि आपको 7 प्रकार के जो आपको मौलिक अधिकार है वो आपको क्या था? प्राप्त था। ठीक है ना। तो एक इसमें सबसे पहले है समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार, या इसी को कहते हैं समानता का अधिकार। क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है ना। दूसरा जो है वह है आपको यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार जो है वह है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चौथा जो है वह आपको क्या है? ध्यान से सुनना है। ठीक है ना। वह है आपको यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद आपको जो 5वां है वह है आपको संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या है? संस्कृति एवं आपको शिक्षा का अधिकार। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और एक जो है लास्ट नहीं कहेंगे। ठीक है ना। इसमें आपको क्योंकि देखिए मूल संविधान में आपको 7 दिए गए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पहले रखिए संपत्ति का अधिकार। सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार, तो ये हम मूल संविधान के अनुसार लिख रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो आपको 7वां है वह है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो देखिए, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आपको यानी कि मूल संविधान के अनुसार जो था वो आपको 7 प्रकार के दिए गए थे। लेकिन अभी जो है आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है वो आपको क्या है कि मतलब नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है ना। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो फिर आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये जो मौलिक अधिकार है हमारे भारत में किस देश से प्रेरित है? पहले मूल बात को जान लीजिए। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे देश में, ठीक है ना, कि आपको अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया भारत में? तो आपको अमेरिका के संविधान से। फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में है? तो देखिए, मौलिक अधिकार की जो चर्चा है संविधान के भाग 3 में। किसमें है? भाग 3 में है। ठीक है ना। फिर यहाँ से पूछेगा अनुच्छेद। क्या पूछेगा? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद हो जाएगा आपको 12 से 35 में। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो कि आपको कहां से लिया गया है? तो आपको अमेरिका से। और इसकी चर्चा हमारे संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। और इसके तहत क्या था कि आपको भारतीय नागरिकों को मूल संविधान के अनुसार क्या था कि आपको 7 प्रकार के मौलिक अधिकार जो थे वो क्या किए गए थे? प्रदान किए गए थे। लेकिन अभी आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है वो क्या है? हमें प्राप्त है। देखिए, तो मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि कुछ स्थिति में आपको विदेशियों को भी क्या है कि आपको प्राप्त है। ठीक है ना। लेकिन जहां
जहां हम रहते हैं जिस देश में, तो ज्यादातर हम उस नागरिक से जोड़कर हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ही आपको मौलिक अधिकार है जो आपको किससे प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि चर्चा करते हैं। तो देखिए ये जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार, तो ये पूछेगा कि इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो देखिए इसका जो वर्णन है समता या समानता के अधिकार का, यह अनुच्छेद आपको 14 से 18 में, किसमें है, 14 से 18 में। अब यह 12 से 35 में क्या है, तो देखिए तो 12 में आपको क्या है कि राज्य की परिभाषा जो है वो आपको भाग 3 के लिए दिया गया है। 13 में जो है न्यायिक समीक्षा जो है उसके बारे में क्या की गई, चर्चा की गई। और 14 से जो होता है वो हमारा क्या होता है कि मौलिक अधिकार शुरू होता है। तो समता या समानता का अधिकार का वर्णन क्या है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन है वह आपको अनुच्छेद आपको 19 से 22 में, इसको याद रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की जो चर्चा है वह आपको अनुच्छेद 23 से 24 में, किसमें है, 23 से 24 में। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 25 से 28 में, कितना में है, 25 से 28 में। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो इसका जो वर्णन है वो आपको अनुच्छेद 29 से 30 में। संपत्ति का अधिकार, क्योंकि मूल संविधान के अनुसार हम चल रहे हैं, ठीक है ना, तो संपत्ति के जो आपको अधिकार है इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 31 में और 19 के क में भी था, ठीक है ना, बाद में उस पर चर्चा करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 32 में, क्या है, अनुच्छेद 32 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, इस पर सबसे पहले चर्चा कीजिए आपसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस मूल संविधान में जो भारतीय नागरिक है उसे कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको 7 प्रकार के, ठीक है ना। अभी जो है कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है हमारे पास, 6 प्रकार के। इन बातों को याद रखना है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, इसकी चर्चा का है भाग 3 में, ठीक है ना। अनुच्छेद कहेंगे तो 12 से 35 में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। पहला मौलिक अधिकार क्या है, तो समता या समानता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। छठा पहले था संपत्ति का अधिकार, और अब मतलब कि संपत्ति का अधिकार तो है नहीं, ठीक है ना। और ये जो सातवां है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा ये जो संपत्ति के अधिकार है, ठीक है ना, याद रखिएगा कि 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या हुआ था कि आपको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, मतलब कि मौलिक अधिकार की सूची से इसको हटा दिया गया। और उसके बाद संपत्ति का जो अधिकार है, क्या है, संपत्ति का अधिकार वह अब केवल कानूनी अधिकार है, क्या है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो हम कहेंगे कि केवल कानूनी अधिकार। क्या कहेंगे, केवल कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है, केवल कानूनी अधिकार। तो याद रखना है कि संपत्ति का अधिकार भारत में कैसा अधिकार है, केवल कानूनी अधिकार है, केवल कानूनी अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था, तो आपको एक मौलिक अधिकार था, क्या था, मौलिक अधिकार था। लेकिन इसे मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया, तो आपको 1978 में कौन से संविधान संशोधन द्वारा, आपको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो हम क्या कहेंगे, वो आपको कानूनी अधिकार है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो था आपको पहले मौलिक अधिकार था, जिसे मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया, तो आपको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर आइए कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, ठीक है ना, कि हम क्या कर सकते हैं कि आपको सर्वोच्च न्यायालय में सीधा जा सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे क्या है कि आपको अभिरक्षक है, मौलिक अधिकार के अभिरक्षक है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो जाए तो आप किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है ना, कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अनुच्छेद 32 सीधे जा सकते हैं, ठीक है ना। और हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है ना, जिस संस्था, व्यक्ति या समूह के द्वारा क्या होगा कि हनन किया गया होगा, ठीक है ना, उस पर आपको सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करते हैं। और इस प्रकार से 5 तरह के वो क्या करते हैं, रिट जो होते हैं आपको जारी करते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है या किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, अनुच्छेद 32। लेकिन अगर आपका यहाँ से प्रश्न आ गया कि सर जी हमें भारत के मतलब सॉरी बिहार के हमको दिल्ली जाने में तकलीफ है, हम गरीब आदमी कैसे जाएंगे, तो आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके मौलिक अधिकार का
हनन होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं, ठीक है, अगर इसका हनन होता है तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं 226 के तहत। तो ये हाई कोर्ट भी आपको क्या होता है कि 5 तरह के जो रिट होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको जारी करते हैं और आपके जो मौलिक अधिकार का हनन हुआ रहेगा उसको क्या करेगा कि आपको दिलाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि आपको संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। तो याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा कौन कहा था तो हम क्या कहेंगे? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि देखिए जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए अगर उसमें से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अगर आप हटा देते हैं तो मौलिक अधिकार देने या न देने का क्या कोई महत्व भी नहीं है, ठीक है ना। तो वही 1 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, महाधिवक्ता, प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। अब आइए, अब इसमें एक ऑप्शन और है राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट पर आपको हल्का बता रहे थे कि कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्हें महाभियोग प्रक्रिया द्वारा क्या हो सकता है आपको हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसका जो उल्लेख है वो आपको क्या है? तो आपको आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में, मतलब कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको 61 के तहत, ठीक है ना। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर जो आपको क्या कि मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आपको कहां से लिया गया है? तो आपको अमेरिका से। क्या से? अमेरिका से। इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। आइए दूसरा ऑप्शन कर रहा है आपको सर्वोच्च न्यायालय। तो बता ही दिए, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय कहने का मतलब है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके माथे पर कौन है? तो आपको सर्वोच्च न्यायालय। और एक चीज याद रखिएगा ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना जो हुई थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है, ठीक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब? 28 जनवरी 1950 को। और इसमें जो अभी न्यायाधीशों की संख्या है आपको 34 है। क्या है? 34 है, जिसमें से एक आपको मुख्य है और आपको 33 जो है वो आपको अन्य है। और यह व्यवस्था किया गया था कब? तो 2019 में। मतलब कि 2019 से भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। शुरू में इसमें 8 गो था, सर्वोच्च न्यायालय में 8 गो था, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको 56 में बढ़ाया गया, फिर 60 में बढ़ाया गया, 60 के बाद आपको 76 में बढ़ाया गया, 86 में बढ़ाया गया, 2008 में बढ़ाया गया, फिर आपको 2019 में बढ़ाया गया, ठीक है ना। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको चर्चा करेंगे कि कब कब कितना बढ़ा था, ठीक है ना। अभी फिलहाल याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या क्या है? 34 को, जिसमें से एगो मुख्य है और बाकी अन्य क्या है? अन्य। तो सर्वोच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको एनवी रमन्ना। कौन है? एनवी रमन्ना। और वो आपको 48वें नंबर के है। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। फिर है आपको अगला महाधिवक्ता। क्या है? महाधिवक्ता। से देखिए तो ये जो महाधिवक्ता होते हैं ना ये आपको राज्य के, ठीक है ना, सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। महाधिवक्ता, ठीक है ना, याद रखिएगा महाधिवक्ता, ठीक है ना। तो ये आपको राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? राज्य का, ठीक है ना, सर्वोच्च, क्या कहेंगे? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो आपको कौन होता है? आपको महाधिवक्ता होता है। तो याद रखिएगा कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन? तो आपको महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की नियुक्ति जो करते हैं, ठीक है ना, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एडवोकेट जनरल। इसकी जो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। कौन कहते हैं? राज्यपाल। आई थिंक अनुच्छेद आपको 165, क्या है? 165, ठीक है ना। और महान्यायवादी का होता है अनुच्छेद 76 के तहत, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। तो इस सब चीज को आप देख लीजिएगा। उसके बाद है आपको प्रधानमंत्री। तो देखिए प्रधानमंत्री की भी क्या होते हैं कि आपको नियुक्ति होते हैं। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं बताइए? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। याद रहेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। किसके तहत? 75 के तहत। इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या करे आपका कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो आपको कितनी है? तो देखिए तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो आपको कितनी है जानते हैं? तो वो है आपको 62 वर्ष। कितना है? 62 वर्ष, ठीक है ना। देखिए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है कितने उम्र में रिटायर हो जाएंगे? आपको 62 वर्ष में। कितना में? 62 वर्ष में। जबकि आपको सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो आपको 65 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद क्या होंगे कि आपको रिटायर हो जाएंगे, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 साल में रिटायर हो जाते हैं, जबकि आपको जो उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश 65 वर्ष में क्या होते हैं कि आपको अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे और यह आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा क्या है कि आपको महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और ये सब आपको एक्स्ट्रा जो आपके पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं कहीं से क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरा मोटो है कि आपको कहीं ना कहीं से क्या हो कि पूरे के पूरे जो आपको पकड़ा जाए, क्या हो? पकड़ा जाए, एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, ठीक है ना। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इसको फटाफट आप लोग क्लियर कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कर रहा है भारत, ठीक है ना, ऑप्शन बी कर रहा है काठमांडू, ऑप्शन सी कर रहा है पाकिस्तान, ऑप्शन डी कर रहा है श्रीलंका। तो देखिए 18वां सार्क सम्मेलन जो है वो आपको काठमांडू में हुआ था 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। तो याद रखिएगा कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको काठमांडू में। कब था? आपको 2014 में। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि 18वां, ठीक है ना, आपको सार्क सम्मेलन क्या है? सार्क सम्मेलन। तो ये जो 18वां सार्क सम्मेलन है ये आपको कहाँ हुआ था? हम क्या कहेंगे? तो आपको काठमांडू में। क्या कहेंगे? काठमांडू। और काठमांडू जो है क्या है? तो आपको नेपाल की राजधानी है। क्या है? नेपाल की राजधानी है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात कि आपको 19वां जो आपको क्या था कि सार्क समिट जो है, ठीक है ना, वो आपको पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रस्तावित था 2016 में। कब प्रस्तावित था? 2016 में, ठीक है ना, यानी कि इस्लामाबाद में होना था। देखिए इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, यहीं पर क्या था कि आपको 18वां सार्क सम्मेलन जो 19वां सार्क सम्मेलन वो होना था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि 16 सितंबर 2016 को आपको भारत पर आतंकी हमला आपको उरी में हो गया। उसके बाद भारत ने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। तो उसके बाद से आपको जो सार्क का सम्मेलन है अब तक नहीं हुआ है, ठीक है ना, मतलब 18वां सार्क सम्मेलन के बाद कोई भी सार्क सम्मेलन जो है अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की रवैया जो है थोड़ा सा गलत है। क्या है? गलत है, इसलिए, ठीक है ना। तो अब ये जो सार्क है इसका जगह आपको बिम्स्टेक ले लिया। कौन ले लिया है? बिम्स्टेक, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर भारत में सार्क का सम्मेलन कब कब हुआ ये बता दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए तो भारत में अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि आपको जो सार्क समिट है क्या है? आपको सार्क समिट्स, ठीक है ना, क्या है? सार्क समिट्स इन इंडिया, ठीक है ना, यानी कि भारत में आपको कब कब सार्क समिट्स हुआ है इस पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर चर्चा करते हैं। तो देखिए तो इसमें एक बार हुआ था आपको दूसरा सार्क समिट 1986 में। कितना में? 1986 में, जो कि आपको नई दिल्ली में हुआ। सॉरी, नई दिल्ली कहते हैं आपको बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में, ठीक है ना। कि भारत में जो पहला सार्क सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, यानी कि भारत की बातें बता रहे हैं, वैसे भारत से पहले आपको ढाका में हुआ था 1985 में, ठीक है ना। 86 में जो हुआ था तो भारत में पहला ही ना था। तो यह आपको बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटका, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको 1995 में, ठीक है ना, और आपको 2014 में, सॉरी 2014 कहते हैं 2007 में। क्या है? 2007 में। ये दोनों सम्मेलन जो हुआ था वो आपको नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। तो सार्क का सम्मेलन भारत में क्या बार हो चुका है? अभी तक 3 बार हो चुका है। तो अभी तक 3 बार हो चुका है, ठीक है ना। एक आपको 1986 में बेंगलुरु, ठीक है ना, और आपको 1995 2007 में नई दिल्ली। तो 2007 के समिट में ही क्या हुआ था कि आपको अफगानिस्तान जो है वो आपको सार्क में क्या हुआ था कि आपको जुड़ा हुआ था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। फिर आइए यहाँ से हम देखते हैं अगले चीज को कि बार बार इसमें जो सार्क आ रहा है, तो सार्क के गठन में जो सबसे अहम भूमिका अदा किए थे वो कौन कहते हैं? तो आपको राजीव गांधी। कौन कहते हैं? राजीव गांधी। तो ये जो सार्क है ना वो आपको दक्षिण एशिया के देशों का क्या है कि आपको एक आर्थिक राजनीतिक क्या है? संगठन है, जो कि आपको आपसी विकास के लिए 1985 में क्या हुआ था? गठित हुआ था, ठीक है ना। तो आइए जान लेते हैं कि ये जो सार्क है, इस सार्क से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सार्क है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो सार्क का सबसे पहले पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा साउथ एशियन, क्या जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन, क्या जाएगा? एसोसिएशन, क्या जाएगा? एसोसिएशन, ठीक है ना। फॉर, क्या जाएगा? फॉर रीजनल, क्या जाएगा? फॉर रीजनल, ठीक है ना। कोऑपरेशन, क्या जाएगा? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग करना। क्या करना? सहयोग करना। याद रहेगा कि सार्क का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? रीजनल कोऑपरेशन, मतलब कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। याद रखिएगा इसी को दक्षिण एशियाई कहते हैं, ठीक है ना। दक्षिण एशियाई क्या कहेंगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, क्या कहेंगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या है? सहयोग संगठन। या आपको सार्क का क्या है? तो आपको यानी कि पूर्ण रूप है, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसी को हम लोग बोलते हैं, सार्क को ही बोलते हैं दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दक्षेस की, वो आपको 1985 में हुई थी। याद रखिएगा कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और सार्क का जो आपको मुख्यालय है, क्या है? मुख्यालय वो आपको कहाँ है? सार्क का मुख्यालय जो है वो आपको काठमांडू में। क्या है? काठमांडू में। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और काठमांडू आपको नेपाल की क्या है? आपको राजधानी है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखो भाई, पहला सार्क सम्मेलन जो हुआ था वो आपको ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। याद रखिएगा कि पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। यानी कि फर्स्ट आपको क्या कहेंगे?
कि जो सार्क समिट है वो कहाँ हुआ था, तो 1985 में आपको ढाका में हुआ था। ढाका क्या है, तो आपको बांग्लादेश की राजधानी है। तो इन बातों को भी आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है। फिर कभी कभी प्रश्न के लिए आ जाता है कि सार्क में सदस्य देश कितने हैं, तो देखिए ये जो सार्क है क्या है, सार्क है, इसमें जो सदस्य देश है वह आपको कितने हैं जानते हैं, आपको 8 है। क्या है, 8 है। देखिए और इसके 8 देश को हम लोग क्या करेंगे कि किस प्रकार से याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य है, इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो 8 गो में ही क्वेश्चन आपको घूमेगा फिरेगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। 7 से 8 दिसंबर को इसका मुख्यालय क्या है, काठमांडू। पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहला सार्क सम्मेलन आपको ढाका में हुआ था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। तो इस बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो देखो तो ये जो आपको सार्क में सदस्य देश उसको कैसे याद रखेंगे कि श्री भाभू, क्या याद रखेंगे, श्री भाभू ने बाप का माल, किसका माल, बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। किसको दिया, बाप का माल अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान को दिया। किसको दिया, अफगानिस्तान को दिया। तो देखिए तो कोई कोई बच्चा नालायक होता है, क्या होता है, नालायक होता है, नहीं जो अपने बाप का माल क्या कर देता है, दूसरों को लुटा देता है। क्या कर देता है, लुटा देता है। तो देखो तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि एगो भाभू नाम का लड़का है। देखिए ऐसे समझिए कि भाभू नाम का लड़का है और हम लोग उसका नाम के पहले अगर श्री लगा देते हैं तो कैसा क्या होता है, उसका पद ओहदा बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। नहीं देखते हैं बच्चा सबसे अगर बाप के नाम का आता फलामा और वही लड़का जब बड़ा होता है तो कहेगा श्री फलामा। तो देखते हैं श्री लगाने से कितना मतलब आपको इज्जत वाली फील आती है, मतलब अंदर से प्राउड फील होता है यार, ठीक है ना। तो देखो तो ये जो भाभू नाम का एगो लड़का है, क्या है, लड़का है, समझिए यहाँ पर क्या नाम है उसका, भाभू, ठीक है ना। उसने अपने क्या किया जानते हैं कि बाप का जो माल था, ठीक है ना, वो किसको दे दिया बताइए, था अफगानिस्तान को। तो यहीं से सब देश निकल जाएगा। तो देखिए तो सी से क्या हो जाएगा, श्रीलंका, क्या हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है ना। उसके बाद आपको भारत से क्या हो जाएगा, आपको भारत, क्या है, भारत। भू से क्या हो जाएगा, भूटान, ठीक है ना। और उसके बाद जो हो जाएगा आपको न से यानी नेपाल, क्या जाएगा, नेपाल, ठीक है ना। और उससे बस हो जाएगा बांग्लादेश, क्या जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है ना। बस हो जाएगा क्या, आपको पाकिस्तान, हमारे नापाक पड़ोसी, ठीक है ना। चले माल से क्या हो जाता है, आपको मालदीव, क्या जाएगा, मालदीव, अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से सार्क में जो आपको सदस्य देश है वो कितने हैं, 8 है। तो देखिए इन देशों की राजधानी को भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा, पड़ोस में, ठीक है। तो देखिए श्रीलंका, तो श्रीलंका की पहली राजधानी जो है वो आपको क्या है, तो आपको कोलंबो था। लेकिन अब जो इसकी राजधानी है आपको क्या है, जयवर्धनेपुरा कोटा, क्या है, जयवर्धनेपुरा कोटा, ठीक है ना। उसके बाद भारत है, तीसरी राजधानी बताने की आवश्यकता है नहीं, आपको नई दिल्ली है, ठीक है ना। हाँ लेकिन नई दिल्ली आपको अगर हम यहाँ पर चर्चा किए हैं तो एक बार हम आपको बता दें, ठीक है ना। 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को क्या हुआ था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो था वो आपको घोषित किया गया था। तो वो आपको ज्ञान वाली बात आ गई नहीं। चलिए तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली को जो बनाया था ना वो आपको कौन बनाया था, तो अंग्रेजों ने। कौन बनाया था, अंग्रेजों ने। अब पुरानी दिल्ली अगर बात करते हैं तो आपको शाहजहां ने बसाया था, शाहजहानाबाद, उसका नाम पुरानी दिल्ली है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। भूटान की जो राजधानी है वो आपको थिम्पू है, क्या है, थिम्पू है। नेपाल की राजधानी आपको काठमांडू है। और उसके बाद बांग्लादेश, इसकी राजधानी क्या है, ढाका है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, आपको इस्लामाबाद। और देखिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से पहले 2 जगह और था, क्या था, 2 जगह और था। कहाँ थे वो, कराची है, वो सियालकोट, क्या है, सियालकोट। और उसके बाद जो है आपको कौन है, इस्लामाबाद, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के 3 गो राजधानी, केबीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि इनमें से कौन सा शहर पाकिस्तान की कभी राजधानी नहीं रही, ठीक है ना। तो लड़का सब मान दिया सियालकोट, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में आपको कौन कौन था, कराची था, ठीक ना। कराची के बाद आपको इस्लामाबाद था, क्या था, इस्लामाबाद था। इसके अलावा आपको लाहौर था, ठीक ना, सियालकोट था। तो लड़का सब सियालकोट मार दिया, क्या लाहौर तो चर्चित है, क्या है, चर्चित है। तो पाकिस्तान के 3 गो राजधानी रहा हुआ है, ठीक है ना। देखिए अभी तीसरी राजधानी इस्लामाबाद है। तो पहले का कराची और उसके बाद आपको सियालकोट, अभी वाला क्या है, इस्लामाबाद। याद रखिएगा। भारत के दिल्ली से पहले राजधानी क्या है, आपको कलकत्ता 1911 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। मालदीव, तो मालदीव की राजधानी क्या है, आपको माले, ठीक है ना। उसके बाद है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। और अभी जानते होगा कि अफगानिस्तान में जो है आपको तालिबानी शासन है, क्या है, तालिबानी शासन है। तो देखिए तो अभी जो हमारा सार्क है, इस सार्क का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है, क्या है, समाप्त हो चुका है। क्योंकि हमारे पड़ोस में देखिएगा ये पाकिस्तान, यहाँ अभी राजनीति क्या रहती है कि आपको उथल पुथल रहती है, ठीक है ना। दूसरी बात कि आपको ये जो अफगानिस्तान है यहाँ पर भी देखते होगा कि 2021 में तालिबानी शासन स्थापित हो गया। तो अब नहीं उम्मीद है कि सार्क आपको जिंदा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, जिंदा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि अलकायदा नामक आतंकी संगठन के सहयोग से, ठीक है ना, कि आपको अफगानिस्तान में
तालिबानी शासन कब स्थापित हुआ था? 1996 में। लेकिन 2001 में क्या होता है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को, उसके बाद अफगानिस्तान में क्या हुआ था? तालिबानी शासन का अंत कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? अंत कर दिया गया था ना। उसके बाद फिर से तालिबानी शासन आ गया कब? आपको 2021 में जब आपको अमेरिका 20 साल बाद जब वहां से क्या हुआ? लौटा, उसके बाद, ठीक है ना। तो इस सब बात सबको थोड़ा बहुत याद रखना है। क्या कहना है? याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको स्टार्ट से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसको फटाफट आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? ठीक है ना। ऑप्शन ए करा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। तो इसका जो सही आंसर है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, ठीक है ना। और 1972 में ही आपको क्या हुआ था कि पूर्वोत्तर परिषद जो बना था, ठीक है ना, वो आपको कब बना था? 1972 में, ठीक है ना। लेकिन अधिनियम था 1971 वाला। क्या था? 71 वाला, ठीक है ना। तो इससे पहले भी हमारे देश में आपको 5 क्षेत्रीय परिषद थी। क्या थी? 5 क्षेत्रीय परिषद थी, ठीक है ना। यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जोनल काउंसिल्स। क्या बोलते हैं? जोनल काउंसिल, ठीक है ना। तो देखिए क्षेत्रीय परिषद से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो आपको राष्ट्रपति, ठीक है ना। क्षेत्रीय परिषद का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको गृह मंत्री होते हैं, या आपको राष्ट्रपति द्वारा आपको मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री नहीं। या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके उपाध्यक्ष क्या होते हैं? तो आपको जो मतलब जिस क्षेत्रीय परिषद की अगर बात हो रही है, ठीक है ना, उस क्षेत्रीय परिषद के क्या होगा कि सदस्य राज्य जो होते हैं चक्रीय रूप से इसकी क्या करते हैं कि आपको मतलब उपाध्यक्षता करते हैं। तो इस सबसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। आइए इसी सबको हम लोग क्या करते हैं कि आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन के बहाने इस पूरे टॉपिक को हम लोग क्या कर लेते हैं कि एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे क्षेत्रीय परिषद की। किसकी बात करेंगे? क्षेत्रीय परिषद, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? क्षेत्रीय परिषद, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय परिषदें न करके क्षेत्रीय परिषदें कर दीजिए। तो क्षेत्रीय परिषदें कहने का मतलब क्या हो गया? तो आपको जोनल काउंसिल्स, क्या हो जाएगा? जोनल काउंसिल्स, ठीक है ना। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले ये जो जोनल काउंसिल्स है, ठीक है ना, इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो यह आपको 1956 में गठित हुआ था। कितना में गठित हुआ था? 1956 में। याद रखिएगा कि क्षेत्रीय परिषद कब बना था? तो आपको 1956 में। 1956 में जो बना था यह आपको कैसे बना था? तो हम कहेंगे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा? 7वें, ठीक है ना, संविधान संशोधन। क्या कहेंगे? 7वें संविधान संशोधन। क्या है? 7वें संविधान संशोधन आपको एक्ट के द्वारा यानी कि अधिनियम के द्वारा यह क्या हुआ था कि आपको बना था। तो याद रखना है कि क्षेत्रीय परिषद भारत में कब बना था? हम क्या कहेंगे? 1956 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि ये जो क्षेत्रीय परिषद है इसका गठन कौन करते हैं? तो देखिए क्षेत्रीय परिषद के जो गठन करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मतलब कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। वो आपको कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह आपको कौन होते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री। कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री। और नहीं तो या देके कह सकते हैं आपको कोई केंद्रीय मंत्री। कौन होते हैं? या कोई केंद्रीय मंत्री। लेकिन इस केंद्रीय मंत्री को क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ सब क्या सीखे कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कोई आपको केंद्रीय मंत्री होते हैं, ठीक है ना। कौन होते हैं? कोई केंद्रीय मंत्री, ठीक है ना, और या आपको गृह मंत्री, ठीक है ना। तो गृह मंत्री प्राय आपको क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अगर गृह मंत्री अगर अध्यक्षता करने से इनकार कर दे तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति किसी आपको क्या होगा कि जो केंद्रीय मंत्री है उसको आपको क्या हो सकता है कि आपको मनोनीत कर सकते हैं कि आप क्षेत्रीय परिषद की क्या करें? अध्यक्षता करें, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपको एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। वह कौन होते हैं? तो इसके जो आपको उपाध्यक्ष होते हैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वो आपको सदस्य राज्य यानी कि जिस क्षेत्रीय परिषद का जो सदस्य राज्य होगा वही आपको चक्रीय रूप से, कैसे? चक्रीय रूप से इसकी क्या करेंगे? क्या अध्यक्षता करेंगे, मतलब उपाध्यक्षता करेंगे। जैसे एक साल मान चलो बिहार करेगा, तो एक साल आपको पश्चिम बंगाल करेगा, एक साल आपको क्या करेगा कि आपको उड़ीसा करेगा, तो एक साल आपको झारखंड करेगा। ये चारों जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का अलग एग्जाम्पल देके समझाया है, ठीक है ना। चलिए आइए
फिर यहाँ से एक प्रश्न और आपसे किया जाएगा कि बताइए कि क्षेत्रीय परिषद जो 1956 में गठित हुआ था तो उस समय कौन कौन क्षेत्रीय परिषद था। तो देखिए एक है आपको दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, क्या है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, याद रखिएगा क्या है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, ठीक है ना। उसके बाद एक जो है आपको क्या है तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद, इस बात को आपको याद रखना है। एक क्षेत्रीय परिषद जो है वो आपको पूर्व क्षेत्रीय परिषद, क्या है पूर्व क्षेत्रीय परिषद, एक जो है आपको पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, ठीक है ना, और एक जो है आपको क्या है मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो यह आपको क्या हुआ था कि 1956 में, कितना में 1956 में, ठीक है ना, याद रखिएगा कितना में 1956 में जब पहली बार आपको क्षेत्रीय परिषद जो बना था तो उस समय आपको 5 बना था, ठीक है ना क्षेत्रीय परिषद। देखिए यहाँ ध्यान से सुनिए, तो 1956 में आपको कितने क्षेत्रीय परिषद थे, आपको 5। कौन कौन था देखिए, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद याद रखिएगा, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद पूर्व क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद क्या है पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद। लेकिन 1971 के एक अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि आपको पूर्वोत्तर परिषद भी बना, क्या बना पूर्वोत्तर परिषद भी, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि पूर्वोत्तर परिषद कब बना था, तो 1971 में, ठीक है ना। और उसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के क्या हुए थे कि आपको 7 राज्यों को शामिल किया गया था, लेकिन 2002 में इसमें सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं क्या दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसके अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो जो साउथ के स्टेट सब है वो सारे के सारे आएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए कि आपको सबसे पहले साउथ, ठीक है ना, क्या है साउथ जोनल काउंसिल, मतलब कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों में देखिए हम सभी का पहला लेटर लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे उतने जगह नहीं है, आप इसको नोट करते चलेगा। जैसे कि आपको सबसे पहले आपको तमिलनाडु हो गया, क्या हो गया तमिलनाडु हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, क्या हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको कर्नाटक हो गया, क्या हो गया कर्नाटक हो गया, ठीक है ना। कर्नाटक के अलावा आपको तेलंगाना हो गया, क्या हो गया तेलंगाना हो गया। तेलंगाना के अलावा आपको क्या हो जाएगा तो लक्षद्वीप, क्या हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अलावा आपको पुदुचेरी, क्या है पुदुचेरी, और पुदुचेरी के अलावा जो है वो आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। तो ये सभी जो आते हैं किसमें आते हैं, तो आपको दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में। तो देखिए था दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में क्या बोला है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसमें से आपको टी से क्या है तमिलनाडु, के से केरला, एपी से आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटक, टी से तेलंगाना, एल से लक्षद्वीप, पी से क्या हो जाएगा तो आपको पुदुचेरी, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये सब आपको किसमें आता है साउथ जोनल काउंसिल में। उसके बाद आइए बात करेंगे नॉर्थ जोनल काउंसिल में। तो इसमें आपको कौन कौन सा राज्य आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको लद्दाख, कौन आएगा लद्दाख। इसके अलावा आपको जम्मू और क्या हो जाएगा कश्मीर, क्या हो जाएगा कश्मीर। इसके अलावा आपको क्या हो जाएगा तो आपको हिमाचल प्रदेश मतलब HP, ठीक है ना। इसके बाद आपको हो जाएगा राजस्थान, क्या जाएगा राजस्थान। राजस्थान के अलावा आपको चंडीगढ़, क्या हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अलावा आपको क्या हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के अलावा आपको पंजाब, क्या हो जाएगा पंजाब। पंजाब के अलावा हरियाणा। तो देखिए तो क्या को टोटल स्टेट हो गया है तो 2, ठीक है ना। देखिए 2, 2, 4, क्या जाएगा 4, 4, 2, 6, 6, 2 कितना 8। तो आइए इसको एक बार हम फिर रिकॉल कर देते हैं, मिला लीजिएगा। L से लद्दाख, J से जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। HP से हिमाचल प्रदेश, R से राजस्थान, CH से चंडीगढ़, ठीक है ना। D से जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा दिल्ली, P से हो जाएगा पंजाब, और H से क्या हरियाणा, क्या हो गया हरियाणा। तो इस चीज को याद रखना है। उसके बाद हो जाएगा आपको यानी कि वेस्ट यानी पश्चिम है, पूर्व है पहले। चलिए तो देखिए तो पूर्व जो क्षेत्रीय परिषद है मतलब कि ईस्ट जोनल काउंसिल, इसके अंतर्गत जो आएगा कौन आएगा तो इसमें आपको अपना बिहार, क्या है बिहार अपना जो है बिहार से अलग हुआ राज्य कौन तो आपको झारखंड, कौन हो जाएगा झारखंड। पश्चिम बंगाल, क्या जाएगा पश्चिम बंगाल। और उसके बाद जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा तो ओडिशा, कौन हो जाएगा ओडिशा। तो देखिए ओडिशा, ठीक है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, ये सब जो आता है वो आपको किसमें आता है तो आपको पूर्व क्षेत्रीय परिषद। उसके बाद है पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, तो ठीक है ना। यानी कि इसको कहेंगे वेस्ट, क्या कहेंगे वेस्ट जोनल काउंसिल। इसमें आपको कौन आएगा गुजरात, कौन गुजरात, ठीक है ना। गुजरात आएगा, कौन आएगा गुजरात। महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा। इसके बाद दादर व नागर हवेली, क्या है दादर व नागर हवेली तथा दमन वो क्या जाएगा दीव, क्या जाएगा दमन व दीव। वो किसमें आएगा वो आपको यानी कि क्या कहते हैं पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में कौन पड़ता है गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा। हाँ ठीक है ना, गोवा क्या हो गया, गोवा, दमन व दीव, सॉरी क्या कहते हैं, दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव। इसके बाद है आपको सेंट्रल, क्या है, सेंट्रल जोनल काउंसिल। इसमें जो आएगा आपको कौन, तो आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश यूपी, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद एमपी और उसके बाद कौन, तो छत्तीसगढ़। कौन आएगा, छत्तीसगढ़। तो इस चीजों को याद रखना है। तो टोटल देखिएगा कि इस प्रकार से क्षेत्रीय परिषद में आने वाले क्या है, स्टेट है। इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं, देख लीजिए। मध्य में कौन आएगा, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद कौन आएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है ना। अब देखिए, अब है कि पूर्वोत्तर परिषद की बात करते हैं। तो यह जो पूर्वोत्तर परिषद है दोस्तों, यह जो बना था 1971 में के अधिनियम के तहत, ठीक है ना, यानी 1971 के अधिनियम के तहत पूर्वोत्तर परिषद का क्या हुआ था, कि आपको गठन हुआ था। और इसमें आपको पूर्वोत्तर के सभी राज्य आते हैं, ठीक है ना। तो पूर्वोत्तर के 7 राज्य कौन कौन है, तो असम, कौन है, असम। देखिए इसके अलावा आपको मेघालय, क्या है, मेघालय, नीचे से ऊपर चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद त्रिपुरा, कौन है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद कौन है, आपको मिजोरम, कौन है, मिजोरम। मिजोरम से ऊपर में कौन है, मणिपुर, कौन है, मणिपुर। ठीक है ना। 5 में याद रखिएगा, मणिपुर, कौन है, मणिपुर। और मणिपुर से ऊपर जो है वो आपको कौन है, तो नागालैंड, कौन है, नागालैंड, कौन है, नागालैंड। ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको कौन है, तो आपको 7वां जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश, कौन है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो इस प्रकार से इन सारे चीज को याद रखना है। तो ये 7 राज्य जब 1971 में आपको पूर्वोत्तर परिषद का गठन हुआ था तो उसमें मतलब आता था। लेकिन 2002 में याद रखिएगा, क्या है, 2002 में, ठीक है ना, कितना में, 2002 में इसमें क्या हुआ था कि सिक्किम को भी क्या कर लिया गया, कि आपको शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से आपको पूर्वोत्तर परिषद में टोटल कितने स्टेट आ गए, आपको 8 आ गए। कितने आ गए, 8। तो इस प्रकार से आपको सारे चीजों को अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताओ पूर्वोत्तर परिषद, सॉरी क्या कहते हैं, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति जो करते हैं, ठीक है ना, आपको गठन करते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री। अगर वो मतलब अध्यक्षता करने से मना कर दे तो कौन करेंगे, तो आपको कोई केंद्रीय मंत्री, ठीक है, जो आपको किसके द्वारा मनोनीत हो, आपको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो। ठीक है ना। उसके बाद है कि इसकी जो उपाध्यक्षता करते सदस्य राज्य चक्रीय रूप से। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम कहेंगे कि बताओ कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के जितना एक साल बाद तमिलनाडु कर लिया तो अगला साल कौन करेगा, फिर आपको आंध्र प्रदेश, फिर आपको कर्नाटक, फिर आपको कौन, तेलंगाना, फिर आपको लक्षद्वीप, फिर आपको क्या होगा, तो आपको इससे क्या हो जाएगा, पुडुचेरी, और फिर एएन से क्या, तो आपको मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि चक्रीय रूप से इसकी अध्यक्षता जो होते हैं सदस्य राष्ट्र जो होते हैं वो आपको करते हैं। फिर क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर परिषद में, ठीक है ना, आपको कितने स्टेट आते हैं, तो हम क्या कहेंगे, 8 आते हैं। ठीक है ना। कौन कौन आते हैं, तो इस सबको आपको नाम बता देना। पूर्वोत्तर के अंतर्गत क्या राज्य आते हैं, तो ये 7 गो राज्य आते हैं। पूर्व जो क्षेत्रीय परिषद है यानी कि ईस्ट जोनल काउंसिल, इसमें कौन कौन राज्य है, तो बिहार, झारखंड, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। आप लोगों में से किसी को कहीं से कोई तकलीफ है, नहीं, इसको आप लोग फटाफट क्लियर कर लीजिए। फिर मिलते हैं।